Hi everyone, how is everyone doing? First of all, wish you all a very happy new year. I hope that this new year brings immense joy, happiness, and lots of success personally and professionally in everyone's life. I hope that everyone is doing absolutely amazing. And I thought, why not come here, interact with all of you for a little while, and what better day to start a new chapter, a new revision for all of you for your upcoming June or December 24 exams for CMA final कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर. एक दो बहुत छोटे छोटे से हमारे टॉपिक्स जो हैं वो रह गए थे. आई थॉट पहले वो कवर करते हैं. एंड एज प्रॉमिस्ड, यस, वी आर स्टार्टिंग एसपीएम बीवी एज वेल. इस लेक्चर सीरीज में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अलावा अब एसपीएम बीवी के लेक्चर्स भी बहुत जल्दी आपको ये चैनल पे दिखने वाले हैं. एंड फॉर दैट यू नो दैट यू ऑल नीड टू जस्ट get subscribed to the channel and watch out for all the different videos. चलिए आज की वीडियो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. पहले फटाफट से पढ़ लेते हैं, देन सारा मोटिवेशन वीडियो के एंड में करेंगे, राइट? चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा एज पर द स्टडी मटेरियल विच इज कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम. बहुत छोटा चैप्टर है. अकॉर्डिंग टू मी ये आपके एग्जाम्स में सिर्फ कभी कभी आता है, वो भी मैक्सिमम 5 to 7 मार्क्स का. 7 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ. जनरली 2 to 3 मार्क्स या मैक्स टू मैक्स आप 5 मार्क्स इसको मान के चल सकते हो. इसलिए ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में नहीं काउंट करेंगे इसे. इसीलिए ये अभी तक आया भी नहीं था. लेक्चर्स तो इतने टाइम से डल रहे हैं बट ये वाला चैप्टर इसीलिए डला नहीं हुआ था. बट अब आई थॉट कि चलो एक दो चीज़ें जो छोटी छोटी बची हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं. उसके बाद फिर एसपीएम बीवी पे भी चल रहा है, राइट? चलिए, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली ये चैप्टर आपको सिर्फ ये बताता है कि पूरे ऑडिट प्रोसेस में किन किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए एंड किस तरीके से अपने ऑडिट को आप बहुत ही इफेक्टिव येट एफिशिएंट बना सकते हैं. व्हेन आई से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सकते हैं, आई मीन टू से कि कॉस्ट ऑडिट जो आप परफॉर्म करते हो, या फिर नॉर्मली अगर हम अभी तो हम कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, राइट? इन जनरल हम जब भी ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो उसके बीच में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें मिलती है, हमारी जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हर चीज़ हम लिखते हैं अपने वर्किंग पेपर्स में. वो एक तरीके से हमारे लिए एज एन एविडेंस काम करती है कि हमने जो भी ओपिनियन फॉर्म किया है कि सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फ्री है फ्रॉम एनी फ्रॉड, मटेरियल मिसस्टेटमेंट या नहीं. और जो भी हमारा ओपिनियन होता है वो हम फॉर्म करते हैं, तो वो किस बेसिस पे फॉर्म होता है उसके एविडेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं अपने वर्किंग पेपर्स वगैरह में. तो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम का यही मतलब है कि पूरे ऑडिट के प्रोग्राम को हम इतने सीमलेसली परफॉर्म करें, राइट फ्रॉम द प्लानिंग टिल इट्स एग्जीक्यूशन एंड एंड में जो हम ओपिनियंस बना रहे हैं कि हमारे पास हर चीज़ को प्रूव करने के तरीके हो एंड बहुत ही सिस्टमैटिकली हमारी जो पूरी ऑडिट प्रोसेस है वो कंडक्ट करी जाए. एक बार देखते हैं कि अब आपकी बुकिश डेफिनेशन क्या कहती है, विच इज मोर और लेस द सेम, विच सेज कि ऑडिट असाइनमेंट इस तरीके से प्रोग्राम करो कि वो एक रीजनेबल अश्योरेंस दे कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो सारे के सारे मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जिसके लिए आप इस तरीके से सीमलेसली एंड स्ट्रैटेजिकली अपना पूरा ऑडिट का प्रोसेस फॉर्म करें. एंड जो भी आपका डिसीजन होगा ऑब्वियसली आप उसको भी अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे ही. एक अच्छी कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट को प्लान करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जो प्लान कर रहा है वो कैसा है, विच मीन्स आप लोग, द कॉस्ट ऑडिटर्स. कॉस्ट ऑडिटर्स कैसे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. कॉस्ट ऑडिटर किस तरीके का है? फॉर एग्जाम्पल, इफ दैट पर्सन इज ऑफ एक्सट्रीम नॉलेज एंड दैट पर्सन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम नॉलेज, इज अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ हर चीज़ इनकलकेट करेगा थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस, जिसके अंदर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी नॉलेज मिली होगी, जो भी उनकी अपनी थिंकिंग है, जो भी उनका अपना पूरा प्रोसेस है ऑडिट करने का, जो भी थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ ऑडिट उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो उसको पूरा इनकलकेट करेंगे इसके अंदर. तो ऑब्वियस सी बात है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जब वो कोई न्यू चीज़ लाएंगे, इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट करेंगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ऑडिट होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मिलके बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है. उनको कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स जितने भी होते हैं, जो भी आपके कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जितने भी कैश हैं, वो सब चीज़ उन्हें सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनका कैसे करना है, इस पर्टिकुलर कैश की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो क्या कहती है, उसको ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे लगाना है, वो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी ढंग से अप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं,
वो सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से चेक कर पाओगे अगर कोई एक नॉलेजेबल पर्सन एंड अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपका ऑडिट कर रहा है। देन आपके पास आता है कि आप किस तरीके से पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे हो। जो इंसान ऑडिट कर रहा है वो कैसा है, देन आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है। जैसे ही मैंने अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था वर्किंग पेपर्स के बारे में कि आप किस तरीके से अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते हो, तो आपको वर्किंग पेपर्स हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। एंड वो वर्किंग पेपर्स के अंदर सारी की सारी जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस थ्रू आउट द कंडक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट आपको मिली है, सारी ऑब्जर्वेशंस उसमें पेन डाउन होनी चाहिए, विच विल एक्ट एज एन एविडेंस कि हाँ ये चीज़ें आपको थ्रू आउट द कोर्स मिली है। एंड दोज एविडेंसेस विल एक्ट एज अ प्रूफ दोज फॉर द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ एन ओपिनियन दैट यू हैव फॉर्म्ड। वो एविडेंसेस जो हैं वो सारे के सारे ही वो प्रूफ बनेंगे किस चीज़ के एविडेंस है वो, कि आपने जो भी ओपिनियन फॉर्म किया कि कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स इसके कैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो पूरे ओपिनियन के वो बेसिस फॉर्म करेंगे एंड दे विल एक्ट एज अ प्रूफ। देन कम्स द क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज वगैरह जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑडिट पर्सोनल के बारे में, मतलब वो इंसान जो ऑडिट कर रहा है। चलिए देखते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। ऑडिट पर्सोनल पर्सन विथ प्रायर एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला प्रायर एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, काफ़ी अच्छी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस किस चीज़ में हेल्प करेगा कि वो पूरे सिस्टम की स्टडी अच्छे से करें। एंड मेजर फोकस किस किस चीज़ पे होगा, फिजिकल इंस्पेक्शन, सारे एरियाज की सारे एक्टिविटीज़ की जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। नॉलेज होगी, नॉलेज ऑफ की पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होगी कि ये ड्यूटी किसकी थी, आइडियली ये काम किसे करके रखना चाहिए था। इंस्पेक्शन करोगे आप अच्छे से, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की स्टडी करोगे अच्छे से, सारे बजट्स को, प्लान्स को, सारी स्ट्रैटेजीज को। आपके पास ऑलरेडी अच्छे से ट्रेनिंग लेके आए हुए हो, प्रायर एक्सपीरियंस के साथ फुल ऑफ नॉलेज हो, तो आपको पता है कि हाँ मेरे को सारी बजट, स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग सब कुछ पे जो है बाकायदा पूरे अच्छी तरीके से ध्यान देना है। एंड देन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह जो भी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो भी सब यूज किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, हर चीज जो है वो आप अच्छे से स्टडी करोगे। देन कम्स द डॉक्यूमेंटेशन, कि पूरे ऑडिट प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑडिटर को आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक प्रूफ प्रोवाइड करेगा कि इस रीज़न की वजह से ही आपने ये ओपिनियन जो है अपना फॉर्म किया है रिपोर्ट में। फर्स्ट इज वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स के बारे में वही कि वो एविडेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, सारा जो भी आपने आपके ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए जो भी थ्रू आउट आपको ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। एंड देन कम्स डेली वर्कशीट्स। डेली वर्कशीट्स के अंदर क्या आना चाहिए, डेली वर्कशीट्स का मतलब है बेसिकली एक तरीके से आपका क्वेरी रजिस्टर कह सकते हो आप इसे, क्वेरी नोटबुक कह सकते हो, कि आपको आज पूरे दिन में काम करते हुए ये थ्रू आउट आपका द कोर्स ऑफ ऑडिट ये चीज़ें आपको मिली हैं, एंड इन क्वेरीज को आपको जो है कंसर्न पर्सन के साथ बैठ के सॉल्व करना है। It includes all the queries raised, with whom they were discussed and if they were satisfied or not. जो जो क्वेरीज मिली वो आपको लिखनी है, वो क्वेरी किसके साथ सॉर्ट करनी है वो आपको लिखना है, एंड क्या दैट कंसर्न पर्सन वाज केपेबल इनफ, विलिंग इनफ टू प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशंस, एंड क्या उनकी बातों से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। आपको अप्रोप्रिएट मेजर्स जो है वो फॉलो करने हैं मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेफ कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फॉर रिटेनिंग देम फॉर अ पीरियड सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ प्रैक्टिस एंड इन अकॉर्डेंस विद लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। अगर 7 ईयर्स है लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट तो आपको 7 ईयर्स तक रखने हैं वर्किंग पेपर्स। अगर 8 ईयर्स है 8 ईयर्स तक रखने, 10 है 10 तक रखने। सफिशिएंटली लीगल मैटर्स को, लीगल लॉज वगैरह को कंप्लाई करते हुए जितने भी प्रिस्क्राइब टाइम के लिए आपको बोला गया है कि आपको वर्किंग पेपर्स रखने, वो आपको हमेशा रखने। कॉन्फिडेंशियलिटी तो हमेशा से, अभी हमने वो चैप्टर 3 में भी पढ़े थे कि क्या क्या कॉस्ट ऑडिटर को करना चाहिए, एथिकल बिहेवियर एंड ऑल दैट, तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी वन ऑफ द की पॉइंट्स था। कॉन्फिडेंशियलिटी तो हमें हमेशा ही मेंटेन करनी है, नॉट ओनली विद द वर्किंग पेपर्स बट इन जनरल भी। तो उसको मेंटेन करने के साथ हमें अपने लीगल एस्पेक्ट्स को भी सेटिस्फाई करते हुए अपने वर्किंग पेपर्स को उतने टाइम तक अपने पास सेफली रखना होता है। Then comes the last point which says quality control over performance. क्वालिटी कंट्रोल में भी हमें पूरा ध्यान रखना है परफॉर्मेंस की, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट असिस्टेंट्स की भी स्किल और कॉम्पिटेंस क्या है उस पर भी ध्यान देना है।
प्लान को मॉडिफाई करना, जब भी ज़रूरी लगे प्लान मॉडिफाई करना, कोई भी डिफरेंसेस हैं प्रोफेशनल जजमेंट के, जो भी बंदा वो काम कर रहा है उसमें, और रेफरेंस पर्पस के लिए जो भी बंदे हैं उनके कोई भी अगर प्रोफेशनल बिहेवियर में अपने जजमेंट्स में कोई भी डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, तो ये क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो थ्रू आउट द प्लानिंग आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले वो इंसान, so you all, then evidences, and then the quality control। बस ये तीन ही पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल है, आपने अपनी अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड हो या फिर कोई पर्टिकुलर लॉ है कि आपको वही वही सेक्शन के वही वही स्टेटमेंट्स कोड करने हैं। तो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आप अपनी तरफ से अगर बाई चांस एग्जाम में आता भी है तो आप उसको लिख सकते हैं। देन कम्स द चेकलिस्ट टू वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स। ये अलग अलग कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब कि आप देखो हमारे सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले है हमारा ऑडिट पूरे प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट वाइज पूरे एक लमसम में। मटेरियल कॉस्ट की ऑडिट, की मटेरियल्स की इन्वेंट्री स्टेटस की ऑडिट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, डीमिनरलाइज्ड वाटर कॉस्ट, स्टीम कॉस्ट, स्टोर एंड स्पेयर कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एडमिन ओवरहेड। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कॉस्ट है। इनका ऑडिट कैसे होता है? ऑडिट कैसे होता है से मेन मतलब है यहाँ पे कि चेकलिस्ट कैसे बनानी है। इन सब बातों में, इन सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑडिट्स में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उनको बोलते हैं वो मेन पॉइंट्स दैट आर नोन एज द चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये आपकी बुक से ही मैंने लिया है पूरा, आपका जो न्यू स्टडी मटेरियल है। ये देखिए, ये पूरा क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है रॉ मटेरियल में, प्रोडक्ट वाइज। ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स हैं कि किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड सारी अलग अलग डीमिनरलाइज वाटर कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, स्टीम कॉस्ट, सारी की सारी। ये देखिए, अब मैम क्या इतना सारा लर्न करना पड़ेगा? नहीं, ये सब लर्न नहीं करना। छोटी सी बात है कि कुछ पॉइंट्स तो आपको कॉमन ही मिल जाएंगे जब आप इनको पढ़ोगे। बाय चांस आपने नहीं पढ़ना कोई भी 5 और मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स में से कोई भी 5 या मैक्स 6 पॉइंट्स आप लर्न कर लें एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा मार्क्स का तो एक क्वेश्चन ही नहीं आना। कभी बाई चांस किसी एक का अगर आ भी जाता है कि आप चेकलिस्ट बता दो कि क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि व्हाट पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर कॉस्ट, व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, एनीथिंग, वो क्लियरली आपको बताता है। तो आपको पता लग जाएगा कि चेकलिस्ट का क्वेश्चन है। कोई भी, अब ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ें एंड कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स, बेसिकली वो ये कि डेमेरेज चार्जेस होने चाहिए इंक्लूड या नहीं होने चाहिए, किस किस तरीके की कॉस्ट को आपको इसमें इंक्लूड करना है, किस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है, या फिर प्रोडक्ट वाइज है तो एक बार एज अ होल आप देखोगे प्रोडक्ट की कॉस्ट, देन आपके कोई भी आपने अगर कोई स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कितना डेविएशन है। बहुत ही नॉर्मल पॉइंट्स है एंड ये इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं कि आप इतने सारे पढ़ो। कोई भी 5 या 6 पॉइंट सिंपल लेमैन लैंग्वेज वाले जो आपको याद भी हो जाए वो आप इसमें से रिटेन करके रख लेंगे। एंड अच्छा होगा कि इतने सारे टाइप्स की ऑडिट है तो आप कॉमन कॉमन पॉइंट्स उठाएं ताकि कॉमन कॉमन पॉइंट्स आपके पास कोई भी टाइप की ऑडिट लिखने को आ जाए तो आप वो वाले पॉइंट्स इसमें लिख दें। एंड इसके बाद आपकी बुक में लास्ट में एक वो भी दिया हुआ है, मैंने वो भी यहीं पे अटैच कर दिया है। लेट मी जस्ट शो यू। ये कुछ कुछ जगह पे ना आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि अगर किसी का पॉइंट है तो यहाँ पे लिखा होता है जैसे रेफर टेबल नंबर 44, रेफर टेबल नंबर 45। हर जगह तो मैंने टेबल नहीं दी, लास्ट के कुछ ऐसे हैं जिन पे मैंने टेबल भी दे दी यहाँ पे कि आपको समझ में आए। क्यों? क्योंकि वो टेबल भी बनाने को नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बनाना है। देन आज इतना बड़ा दिन है कि इतने सारे, अगर आपको क्रैकर बर्स्टिंग एंड ऑल की आवाज आ रही है तो यू नो, जय श्री राम। ये देखिए, ओवरऑल चेकलिस्ट भी एक ये दी हुई है। आप चाहो तो आप यहाँ से भी एक बार, अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो यहाँ से भी एक बार पढ़ सकते हो। अगर आपके पास अभी तो फिलहाल बहुत टाइम है, जून में भी ये इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट है एक छोटी सी, ये भी देख सकते हो। अभी तो फिलहाल जून में बहुत टाइम है और दिसंबर में भी, तो चाहे तो एक बार सारे पॉइंट्स ही पढ़ लेना। बिल्कुल ही पेपर के पास होते तो मैं बोलती कि चलो स्किप भी कर दो, क्योंकि पढ़ने लायक बस यही था जितना मैंने पढ़ाया। एंड
पढ़ाई वाइज, लेक्चर वाइज ये लेक्चर यहीं ख़त्म हो चुका है। ये जो मुझे आपको समझाना था चैप्टर 66 में, आई एम सॉरी 16, चैप्टर 6 में जो समझाना था वो पूरा मैं समझा चुकी हूँ कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। एंड अब इसके बाद अगर मैं करूँ थोड़ी सी आपसे आपकी मोटिवेशन की बात, थोड़ी सी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात, तो भले ही लगता है कि टुडे इज़ 22 ऑफ जनवरी, जय श्री राम। भले ही हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ही टाइम है अभी जून में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम फ्लाइज, टाइम लिटरली फ्लाइज, एंड इतना टाइम होता ही नहीं है जितना हम एस्टिमेट करके रखते हैं। तो इट्स ऑल बी इट अ सिंगल ग्रुप और बी इट बोथ ग्रुप्स, टाइम हमेशा ही लिमिटेड रहता है। इट्स नॉट कि अगर आप सिर्फ एक ग्रुप 4 दे रहे हो तो ही टाइम कम है। कोई भी ग्रुप दे रहे हो, 3 दे रहे हो, बोथ दे रहे हो, हमेशा ही टाइम कम रहता है। तो ट्राई एंड ऑलवेज फोकस। सिर्फ अभी फिलहाल थोड़े टाइम की बात है। द मोर यू विल फोकस, द मोर बेटर रिजल्ट्स यू विल एक्सपेक्ट, एंड होपफुली मोर बेटर रिजल्ट्स विल कम फॉर ऑल ऑफ यू। एंड कोई भी प्रिपरेशन में हमेशा ABC एनालिसिस वगैरह भी देख के चलिए। जब टाइम बहुत कम होता है तब तो ज़रूर ही, अभी फ़िलहाल तो आप अपनी तरफ से ट्राई करिए कि 100% ही आप सब सब्जेक्ट्स का कोर्स करें। एंड ABC एनालिसिस से आप अपनी रिविजन पे फोकस करें कि आप रिवाइज जो करें वो आप ABC एनालिसिस के हिसाब से करें, कि आप ज़्यादा टाइम उन चैप्टर्स को दें जिनकी वेटेज भी ज़्यादा है। इन सब चीज़ों के साथ ही पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ज़रूर देखा करें। मैंने जो लेट्स रिकैप सीरीज़ बनाई थी, आई एम ट्राइंग, और आई एम प्लानिंग, रादर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग आई शुड यूज प्लानिंग, आई एम प्लानिंग टू रिज्यूम इट फर्दर, कि मैं दोबारा से वो चीज़ अभी जून अटेम्प्ट के लिए भी कंटिन्यू करूं, जिसके अंदर की टेस्ट सीरीज होते हैं, इन्हीं को और शॉर्ट कंप्रेस्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन्हीं सारे चैप्टर्स के, और कंप्रेस्ड नोट्स, शॉर्ट टर्म शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड किस किस टाइप के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको हर चैप्टर में फोकस करने चाहिए, उनकी एक लिस्ट आती है। देन टेस्ट होते हैं वीकली। तो ये सब चीज़ें भी मैं प्लान आउट कर रही हूँ कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें रिज्यूम करूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो मैं नंबर हमेशा ही नीचे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं एंड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत जल्दी आपको SPM BV के भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पे मिलनी दिखेंगी, एंड मैं पहले स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट SPM वाले पार्ट पे फोकस करूँगी, क्योंकि SPM में थ्योरी ज़्यादा रहती है एंड थ्योरी में जनरली सबको प्रॉब्लम रहती है। तो आई विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट। वो अलग से 50 मार्क्स का होता है एंड BV अलग से 50 मार्क्स का। जनरली बच्चे अभी भी वही सब्जेक्ट ले रहे हैं इलेक्टिव में, क्योंकि वो पुराना है। कुछ बच्चे जो पहले से देते आ रहे हैं वो लोग भी इसी चीज़ में प्रेफर कर रहे हैं, एंड जो लोग अब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ग्रुप 4 वो भी अभी भी उसी को इलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो इट बेटर, राइट। एंड ईजी सब्जेक्ट है, आई वोंट से कि मुश्किल है या नहीं हो पाएगा, कुछ और पे जाओ। तो अल्टीमेटली तो इट्स योर कॉल ओनली, बट येस, फ्रॉम माई गाइडेंस परस्पेक्टिव इट्स गुड अगर आपने SPM BV ही लिया है। उसकी भी क्लासेस आपको जल्दी यहाँ पे दिखने को मिलेंगी, और नोट से रिलेटेड जो भी है व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, एंड लेट्स रिकैप सीरीज भी अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो उसकी भी यूट्यूब पे तो मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगी ही, साथ में उस ग्रुप पे भी डालूंगी, एंड वहाँ पे शायद आपको ज़्यादा जल्दी पता लग जाए। तो वहाँ पे रहने से ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको वहाँ से ज़्यादा जल्दी पता लग जाएंगी सारी अपडेट्स। And wish you all the very best once again for your studies, and I hope that everyone pass with flying colors. Like I always say, I am just a message away. Thank you so much everyone. Bye bye.